नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आज नया सवेरा में हम बात करने वाले हैं भारत की, नए भारत की, और प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताने वाले हैं कि आज समाचार पत्रों में वो कौन सी मुख्य खबरें हैं जो प्रकाशित हुई हैं और आपके इंटरेस्ट की भी हो सकती हैं। अगर आर्थिक विकास की बात करें तो जीएसटी 2 रिफॉर्म से क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, यह आपको लगातार हम अपनी अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए बता रहे हैं। साथ ही अगर स्पोर्ट्स जगत की बात करें तो खेल जगत में भी कई परिवर्तन यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में भारत अपना जलवा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो खेल जगत में स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए आपको बताएंगे खेल जगत की से जुड़ी खबरें। साथ ही शैला, टेक जगत से भी खबरें होने वाली है। बिल्कुल, नया सवेरा जो है एक पावर पैक्ड शो जहां बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। टेक टॉक होगी, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, हर वो बात जो आपके दिन को खास बनाने वाली है, हर वो अपडेट जो आपको देखना जरूरी है, सब कुछ नया सवेरा के इस पावर पैक्ड शो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना नैयर। चलिए शुरुआत करें नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। यूएनएचआरसी में भारत की दो टूक, अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान, अपनों पर बमबारी के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए पाकिस्तान। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने बुसान फिल्म कमीशन के डायरेक्टर के साथ की मुलाकात। भारत की एएफसी नेट में सदस्यता और बुसान एशियन फिल्म स्कूल के साथ संभावित सहयोग पर हुई बात। ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, यूरोपीय संघ के समर्थन से रूस से अपना पूरा क्षेत्र वापस जीत सकता है यूक्रेन, संघर्ष जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। ताइवान में रागासा तूफान से अब तक 14 लोगों की मौत, हांगकांग में 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्कूल भी बंद, चीन में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। कोलकाता में भारी बारिश के बाद तबाही, बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया, मृतकों के परिवार को मुआवजे की मांग। और एशिया कप में आज भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती, जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पलड़ा भारी। तो आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से वैश्विक पटल पर आईना दिखाया है। मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने आतंकवाद के एक्सपोर्ट पर कहा बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने भड़काऊ भाषणों के दुरुपयोग की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान दे। भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की भी अपील की है। A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया
और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। बिल्कुल, भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की है। Council must remain universal, objective, and non-selective in its approach. Our collective efforts should foster unity and constructive engagement, not division. We are concerned by the continued proliferation of country-specific mandates. Far from advancing the Council's core mandate, they reinforce perceptions of bias and selectivity. Focusing narrowly on the human rights situation in a few countries distracts us from the urgent and shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non-politicized and forward-looking approach. तो यूएनजीए में ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले देशों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इस बैठक की मेजबानी की। और शैला, इस अवसर पर उन्होंने विकासशील देशों की एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक चुनौतियों और जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि ग्लोबल साउथ समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर देखें। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को और ज्यादा मजबूत करने और एकजुटता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग बढ़ाने, भविष्य की तकनीकों, विशेष रूप से एआई की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर उसके सकारात्मक उपयोग की दिशा में पहल करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों को अपनी विशिष्ट क्षमताओं जैसे कि वैक्सीन निर्माण, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, कृषि पद्धतियां और लघु और मध्यम उद्योगों की संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। साथ ही जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के क्षेत्र में ऐसे प्रयास हों जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखें। बैठक में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कई द्विपक्षीय बैठकें की। जयशंकर जमाइका, सिंगापुर, सेंट लूसिया, सोमालिया के विदेश मंत्री से भी मिले। उन्होंने मॉरिशस, मालदीव, सूरिनाम और लेसोथो के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। और इस दौरान ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिले, इस पर भारत ने जोर दिया। इसके साथ साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री से बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर भी चर्चा की। वे श्रीलंका के विदेश मंत्री से भी मिले हैं। साथ ही नीदरलैंड के विदेश मंत्री के साथ बैठक में यूरोपीय रणनीतिक स्थिति और भारत के दृष्टिकोण पर बातचीत हुई है। और भावना, नया सवेरा में बात कर लेते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है। साथ ही शैला, उन योजनाओं का लेखा जोखा हम अपने दर्शकों के सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। और आज जिस कड़ी में हम जो बात कह रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के उस पहलू की जिसमें महापुरुषों और महान विभूतियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान बखूबी झलकता है, चाहे वे देश के हों या विदेश के। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन महान नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं जिनकी विरासत सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में महापुरुषों और महान विभूतियों के प्रति बेहद सम्मान रहता है। वो न केवल भारत की धरती पर बल्कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भी दुनिया के कई देशों में महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं। पीएम मोदी का ऐसे महानायकों के प्रति सम्मान स्वतंत्रता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों का भी सम्मान है जो आज भी दुनिया को जोड़ते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के स्मारकों का दौरा किया है। पीएम मोदी ने सितंबर 2014 में अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी पीएम ने 16 नवंबर 2014 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें नमन किया। 12 मार्च 2015 को मॉरिशस में भी पीएम ने बापू को श्रद्धांजलि दी। 12 अप्रैल 2015 को जर्मनी के हेनोवर में, 11 जुलाई 2015 को तुर्कमेनिस्तान में और 12 जुलाई 2015 को किर्गिस्तान में पीएम मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा के स्थापना के साक्षी बने। 12 नवंबर 2015 को लंदन में भी पीएम ने गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 8 जुलाई 2016 को दक्षिण अफ्रीका, 11 जुलाई 2016 को केन्या, जून 2017 को पुर्तगाल की यात्रा के दौरान पीएम ने बापू को श्रद्धांजलि दी। 21 फरवरी 2019 को पीएम ने सियोल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 29 अक्टूबर 2021 को इटली यात्रा के दौरान भी पीएम ने गांधी जी को नमन किया। 20 मई 2023 को जापान में भी पीएम मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 जून 2023 को न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में, 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन और 21 नवंबर 2024 को गुयाना में भी पीएम ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी का महान विभूतियों को नमन करने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। 13 जुलाई 2015 को पीएम ने ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। 5 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भी पीएम ने रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। 8 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का दौरा किया और रंग भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर देश के इतिहास की 2 महान हस्तियों, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और पूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम सहित मॉरिशस की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। 3 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने घाना के एक्रा में नुक्रुमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया और घाना के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नुक्रुमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी की ये पहल और उनके मन का भाव विभूतियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाता है, तो साथ ही युवा पीढ़ी को भी एक नई राह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बुसान फिल्म फेस्टिवल की, जहां सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट का दौरा किया है और ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा और क्रिएटिव कंटेंट मार्केट प्लेस है जो बैक्सको में आयोजित हो रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने अपनी यात्रा भारत पवेलियन से शुरू की, जहां भारत अपनी सिनेमाई क्षमता का प्रदर्शन, वेव्स बाजार को प्रमोट और वैश्विक साझेदारों को सह निर्माण के लिए आमंत्रित कर रहा है। सेल्स मार्केट, बुसान स्टोरी मार्केट और एशियन प्रोजेक्ट मार्केट जैसे मंचों के जरिए यह आयोजन विभिन्न देशों को सहयोग को नई दिशा दे रहा है और इसमें भारत की मजबूत मौजूदगी इस बात का प्रमाण है, संकेत है कि सरकार फिल्म निर्माण, सह निर्माण और वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी का केंद्र के रूप में देश को स्थापित करने के लिए बड़ा नीतिगत प्रोत्साहन दे रही है। इस मौके पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि बुसान में भारत अपने सिनेमा, कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे भारत के बारे में सब और अधिक जान पाएं। After the waves, we launched for the Waves Bazaar, followed by the now Bharat Pav. This Bharat Pav is now in this Busan International Film Festival. We are exhibiting our Indian films, Indian music, Indian culture, Indian tradition. Apart from that, our Indian technicians, art, for example, animation, VFS, gaming, comics. For that, because we have an soft manpower and skilled manpower. दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में स्थित बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में एक बेहद खास पहल की गई है। यहाँ पर इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ इंडिया सेंटर जो स्थापित किया गया है, ये एक ऐसा केंद्र है जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और भाषा को दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है। डीडी न्यूज की संवाददाता जया सिन्हा ने बुसान में इंडिया सेंटर का
जायजा लिया है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इंडिया सेंटर और दिखाते हैं कि जया सिन्हा ने वहां से क्या रिपोर्टिंग की है। हमें इस वक्त बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की, जहां पर आपको एक लघु भारत नजर आएगा। यह है यहाँ का इंडिया सेंटर और बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। भारत में जो जो चीजें हम सबकी के दिले के करीब है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और कैसे इनक्रेडिबल इंडिया की इस भावनाओं को और यहाँ पर मजबूती प्रदान की जा रही है। हमारे साथ सृजन है, यहाँ पर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, 2008 में कोरिया आए थे और तब से यहीं बस गए, है ना। सबसे पहले बताइए किस तरह से इस पूरे इंडिया सेंटर की कल्पना की गई और इसे यहाँ पर बनाया गया? एक्चुअली कोविड के समय में इंडियन एम्बेसी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने हमें कहा कि अगर पुसान साइड, क्योंकि एम्बेसी सियोल में है, पुसान में अगर कुछ करवाना है तो उन्हें लोकल सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप एक इंडिया सेंटर यहाँ बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो हमने यूनिवर्सिटी से बात करके एक स्पेस यहाँ पे लिया। छोटी छोटी चीजें जो हम सभी के दिलों के करीब होती है, जब भी आप भारत से बाहर आते हैं ये सब चीजें आप मिस करते हैं, वो आपको नजर आएंगी। और काफी कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं भारतीय फिल्मों को, भारतीय कुजीन को, योग को यहाँ पर लोकप्रिय करने के लिए। आपने एक फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर बनाया है। किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं और कैसी आपको इसमें भागीदारी नजर आती है लोगों की? लोगों का रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा है इंडियन फिल्म को लेकर, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी हमें इंडियन एम्बेसी के सहयोग से ही हम यहाँ करते हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये कोरिया के अन्य शहरों में भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल किया जाता है। पिछले साल हमने ये 4 मूवी, लापता लेडीज, दंगल और बाहुबली ये वगैरह दिखाए हैं। और दंगल यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। दंगल, आमिर खान के फैन यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। पर आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एक चीज है जो भारत और कोरिया को करीब लाती है, और जो हम आत्मीयता और जो हम एक जुड़ाव देख रहे हैं भारत और कोरिया के लोगों के बीच में, वो आपको कैसे लगता है कि क्यों है, वो क्या उसकी एक वजह है? इसकी वजह मेरे ख्याल से सांस्कृतिक जुड़ाव है। आप 50 साल पहले, मैं अगर कोरियाई जो वृद्ध लोग हैं उनसे बात करता हूँ तो उनको लगता है 50 साल पहले हम भी ऐसे ही थे। तो फैमिली का जो सेटअप है, परिवार की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे से बहुत मिलता जुलता है। तो भारतीय फिल्म कोरियाई देखे या कोरियाई फिल्म भारतीय देखे, उनको ये जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव काफी बढ़ रहे हैं और ट्रेड में हमारा संबंध तो काफी अच्छा है। यकीनन जो संस्कृति है वो आज देशों को जोड़ रही है, लोगों को जोड़ रही है, और भारत अपनी कला के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से आज वैश्विक मंच पर जिस तरह से एक मजबूत पहचान के साथ उभर रहा है, वो बेहद उल्लेखनीय है। कैमरा पर्सन एन शिव कुमार के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, बुसान। और हमारी सहयोगी जया सिन्हा बुसान से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। जया, सुप्रभात। और देखिए, आपने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, भारत और कोरिया के संबंधों की बात की। बहुत पुराने और ऐतिहासिक संबंध है, हम सब जानते हैं, और बहुत शानदार संबंध है। दिन प्रतिदिन और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, फिल्में इसे बढ़ाने का माध्यम बन रही हैं, और भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत बेहतरीन जो यहाँ की सिनेमाई क्षमता है उसका प्रदर्शन कर रही है। ना केवल प्रदर्शन कर रही है बल्कि जो प्रशंसा है उसके भी पात्र बन रही है। बुसान इसका जो है साक्षी बन रहा है। बिल्कुल शैला, भारतीय जो सिनेमा है, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो कलाएं हैं वो भारत को पूरे विश्व से जोड़ती हैं, और उसी की एक झलक हम यहाँ देख रहे हैं बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पर भारतीय फिल्मों ने इस बार सबसे ज़्यादा अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की है। इस बार सबसे ज़्यादा एक मजबूत कंटिंजेंट के साथ भारत पहुंचा बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर करीबन 10 से ज़्यादा फिल्में बुसान के अलग अलग जो सेक्शंस हैं वहां पर वो प्रदर्शित की गई। पहली बार 30 वर्षों में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कॉम्पिटिटिव हो गया है, और यानी कि यहाँ पे कंपटीशन सेक्शन पहली बार रखा गया और सिर्फ 14 फिल्में पूरे विश्व से चुनी गई। उसमें भी भारतीय फिल्म शामिल थी, वो है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीला माधवपाना की स्पाइंग स्टार्स, जो यहाँ के कॉम्पिटिटिव सेक्शन में शामिल हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस बार बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कि यहाँ पर पहली बार एक बहुत ही उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर भारत शिरकत कर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, और उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सियोल में हूँ, सोल में पहुँच चुकी हूँ, और सोल में इस वक्त बारिश की शुरुआत हो गई है। लेकिन आपको फिर भी बताना चाहेंगे कि ये जो बुसान में यहाँ पर फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ कैसे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारत और कोरिया के बीच ज़्यादा
संभावनाएं हो सकती हैं, ज़्यादा को प्रोडक्शंस हो सकते हैं, ज़्यादा सहयोग हो सकता है, इस पे खास जोर है हमारा। तो यहाँ पर इसकी कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि डॉक्टर एल मुरुगन यहाँ पर लगातार गंभीर वार्ताएं कर रहे हैं, सीरियस डेलीगेशंस टॉक्स हो रही हैं। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है। फिल्मों का प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत पेविलियन बनाया गया। भारत पेविलियन के जरिए भारत की फिल्में, भारत का कंटेंट कैसे आज सिर्फ भारत से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सकता है। सिर्फ कोरियन बाजार को ही कोरियन बाजार तक अपनी पहुँच बनाने की बात नहीं है। जो एशिया कंटेंट फिल्म मार्केट था, यहाँ पर दुनिया भर से पेविलियन आए हुए थे और डॉक्टर एल मुरुगन के नेतृत्व में यहाँ पर उन तमाम लोगों से बातचीत हुई कि कैसे आप आइए, भारत में शूट कीजिए, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। एंड किस तरह से जो हमारा हिस्टोरिक वेव समिट हुआ, उसके तहत कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, कैसे आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, इसका प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी के तहत लगातार यहाँ पे मीटिंग्स की जा रही हैं। आज यहाँ पर मीटिंग हुई कल्चरल कमेटी के मेंबर्स से, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे भी मीटिंग हो रही है। उनको साथ भी हमारा डेलीगेशन बात कर रहा है कि कैसे हम भारतीय फिल्मों को, भारतीय कंटेंट को और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुखता से दे सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कोविड के दौरान जो पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से क्षति पहुंची, उसमें साउथ कोरिया भी था। और कोरिया की जो इंडस्ट्री को जो क्षति पहुंची, उस क्षति से वो अभी निकल नहीं पाए हैं। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिल्में कैसे बढ़ें और उस लिहाज से को प्रोडक्शंस को खासा यहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उन्हें प्रमुखता दी जा रही है। और यही वजह है कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कैसे भारत और कोरिया मिल सकता है, उसकी एक झलक हम यहाँ देख रहे हैं। लगातार हाई डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही है। बिल्कुल, ये भी एक डिप्लोमेसी का नया आईना है, क्योंकि फिल्म समाज का आईना दिखाती है और ऐसे में जो क्रिएटिव इंडस्ट्री साथ मिलकर इस समय आई है और भारतीय फिल्म की इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है, धमक दिख रही है, ऐसे में बुसान में देखना होगा कि और कौन कौन सी फिल्में यहाँ प्रदर्शित की जाती है और किस तरीके से संस्कृति कला को जोड़ा यहाँ जाता है। फिलहाल जो है तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5,400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बिहार में चुनाव बा और ऐसे में बिहार चुनाव में जीत के लिए सियासी दल अपनी रणनीति को धार देने में इस समय जुटे हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपनी कार्य समिति की बैठक पटना में करने जा रही है। जी हाँ, सुबह 10 बजे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है। आजादी के बाद पहली बार पटना में कार्य समिति के सदस्य मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस बैठक से पार्टी को नई ऊर्जा मिलती दिखाई देगी। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह इसी जगह से शुरू किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम जैसे दिग्गजों के उदय तक बिहार कांग्रेस की विरासत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
आज की बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू और देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस ये बैठक बिहार में क्या इसलिए कर रही है कि वो महागठबंधन पर दबाव बना सके। तो वहां पटना आज का कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है और सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है। जी, अभी जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, हमें अलग अलग फ्रंट पे काम करने की आवश्यकता है। तो CWC का मीटिंग है, उसमें भारत और बिहार के लोगों के मुद्दे पे चर्चा होगी और साथ साथ गठबंधन का जो काम है वो भी लगातार पैरेलल में चलता रहेगा। उसी के लिए बैठक थी, तो दोनों चीजें हम साथ साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से कुमार आलोक जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे कुमार का, जानते हैं कि कांग्रेस क्या रणनीति बनाती हुई यहाँ नजर आ रही है। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक जो बिहार पटना में हो रही है, इस समय कितने सालों बाद ये हो रही है और कांग्रेस किस रणनीति के साथ बिहार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक है और इसको बिहार के चुनाव से नहीं जोड़ा जाए, लेकिन अगर आप बैठक के एजेंडे को आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बिहार के इलेक्शन पर ये बैठक है और जिसमें कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, औरतों की सुरक्षा का मुद्दा है और क्राइम का मुद्दा है, तो ये मुद्दे छाए रहेंगे इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। और जैसा कि आपने बताया कि एक तरह से दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने एक तरह से आपको अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें, 2020 की हम बात करें, तो 2020 में इनको 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी गठबंधन के द्वारा, लेकिन 70 में से सिर्फ 19 सीटें ये जीत पाए और ये मलाल रहा तेजस्वी यादव को या महागठबंधन के जो नेता है, खासकर आरजेडी के जो नेता है लालू प्रसाद है, उनको ये मलाल रहा कि मात्र 9 या 10 सीटों से उनकी सरकार बनने से रह गई थी। तो यही अगर आप देखें कि महागठबंधन में CPI ML या वामपंथी पार्टियों को जो लालू यादव ने सीट दिया था, उसमें 20 में से 12 सीटें CPI ML ने और 2 सीट CPI और CPM ने वहां पर हासिल किए, यानी कि 16 सीट वामपंथी पार्टियों को। तो इस बार लालू प्रसाद यादव पूरा फूक कर कदम रख रहे हैं कि 70 सीट देने वाले नहीं है और वामपंथियों को यानी कि CPI ML को वो सीटें बढ़ा सकते हैं। तो इसको देख करके पहले तो आपने देखा कि वोटर अधिकार रैली राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद उसका एज कांग्रेस को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें तेजस्वी यादव पिछड़ गए। उसके बाद जब वोटर अधिकार रैली खत्म हुआ तो बिहार अधिकार रैली को निकलकर तुरंत तेजस्वी यादव ने शुरू किया बिहार में। और जब ये पूछा गया कि ये रैली करने की क्या जरूरत थी आपको, तो उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार रैली में जो जिले छूट गए थे उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने ये रैली किया। लेकिन ये रैली वही था कि तेजस्वी यादव को इंटरनल जो आरजेडी के सूत्रों की अगर हम बात करेंगे तो उनका कहना था कि जो वोटर अधिकार रैली था राहुल गांधी ने कांग्रेस ने जो किया था उसमें तेजस्वी यादव कहीं ठग गए थे। जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे पलायन और बेरोजगारी को लेकर के, पिछले साल भी जो 2020 का जो चुनाव था उन मुद्दों को जो उठाया था वो मुद्दे पीछे रह गए और जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया ये मुद्दा बिहार में बनता दिख नहीं रहा है, तो फिर से वो पलायन और बेरोजगारी पर लौट आए हैं। तो देखना होगा कि आज की कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक है, एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी था कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो आ ही रहे इस मीटिंग में, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में संशय था, लेकिन अभी खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेगी। तो मिला जुला कर देखा जाए कि आज का ये जो बैठक है पूरी तरीके से बिहार चुनाव पर केंद्रित रहेगा और ये प्रेशर बनाने की कोशिश होगी कि 70 सीटें जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था उससे कम पर हम नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सूत्रों की बात करें तो उसमें कांग्रेस को ये मानना पड़ रहा है कि नहीं, 70 सीटों की औकात हमारे बिहार में लड़ने की नहीं है, तो हम विनेबल कैंडिडेट को उतारेंगे मैदान में, चाहे हमारी 50 सीटें ही क्यों न हो। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक जब संपन्न होगी 5 बजे के बाद चुनावी समर है, सभी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है कांग्रेस भी अपने लिए वहां पर जमीन तलाशने की जरूर कोशिश करना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल चुकी है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते।
सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी हैं और कैसे गांव की सूरत बदल रही है आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। जिस हिसाब से पंचायतों ने काम किया तो उसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि पंचायतें ज़मीनी सतह पे काम करें, और एक बार जब पंचायतें बन गई, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इससे बेहतर कोई अल्टरनेट है जो गांव में जाके लोगों के साथ जुड़ के गांव के जो मामलात हैं, क्योंकि हर एक अलग इलाके के अपने अपने मामलात हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब से उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली है तो हमने एक नया दौर देखा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ। जो आज से पहले 10 साल की हम बात करें तो तब भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन वो सिर्फ काम के थे, नाम के थे, काम के नहीं थे। जो पिछले 10 सालों से हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो काम के हैं, नाम के नहीं हैं। तो इसमें हमने देखा है कि हमारे गांव में, अपने गांव की बात करता हूं तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई, और इसमें ग्रास रूट लेवल पे जो काम जो रह गए हैं, लोगों से रह जाते हैं, जो नज़रों में नहीं आते हैं, जिस पे जैसे कि हमारे बिजली के पोल नहीं है, कहीं पे तार नहीं है, कहीं पे ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे नल नहीं है। तो ये जो छोटे काम हैं ये ग्रास रूट लेवल के काम हैं। लोगों को जाना पड़ता है BDO साहब के पास। जब से हमें पावर्स मिले पंचायतों में, तब से सब कुछ हम यहीं पे करते थे, पंचायत में ही। हमने कुछ एसेट्स भी बनाए हैं, जैसे पब्लिक पार्क हमने बनाई यहाँ पे लोगों के लिए। अगर किसी को घर में जगह नहीं होगी, वो वहाँ पे शादी के लिए टेंट भी लगा सकता है। हमने यहाँ एक फूड स्टोर भी बनाया हुआ है। पहले वो पुराने बिल्डिंग में हुआ करता था, वहाँ पे ख़राब होता था राशन, फिर हमने नया ही बनाया हुआ है यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ ग्रेवयार्ड्स की फेंसिंग भी की है कैपेक्स बजट में। हमने यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी लगाई हैं, तकरीबन 90 के करीब हमने लगाए हुए हैं। हम अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से और अपने पूरी आवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं, और मुबारकबाद के हकदार भी हैं जिन्होंने ये अपनी सरकार, अपना जो हमें पहले दफ्तरों में घूमना पड़ता था, सेक्रेटरीट्स में घूमना पड़ता था, वो सरकार हमें बिल्कुल अपने ग्राउंड लेवल 0 वार्ड्स में मिलती थी। मोदी जी और योगी जी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि जिनसे हमारी पंचायतों की कायाकल्प बदल गई है। हमने उनके सहयोग से अपने गांव में बढ़िया पंचायत घर, बढ़िया आंगनवाड़ी केंद्र, बढ़िया प्राथमिक विद्यालय, बढ़िया RRC सेंटर, बढ़िया प्लास्टिक मेजरमेंट यूनिट, बढ़िया खेल मैदान,
और बहुत सारे बढ़िया सड़कें, तो ये सब हमारे मोदी जी की सहयोग से ही ये काम हो रहा है। मैं यहाँ पंचायत सहायक हूँ। जो पंचायत का कार्य होता है उसको करना होता है मुझे, और ग्राम में जो भी योजनाएं आती हैं पंचायत घर पे ग्रामवासियों को उन योजनाओं का लाभ देना। जैसे यहाँ पे फैमिली आईडी का कार्य होना और ई डिस्ट्रिक्ट पर आय जाति निवास वाला कार्य है। जैसे कि गांव वालों को बाहर जाना पड़ता था, वहाँ पे बाहर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। CSC का काम यहीं पे होता है पंचायत घर में। हमारी ग्राम पंचायत में वैसे काफ़ी साफ सुथरी ग्राम पंचायत है और सफाई के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पंचायतों की सरकार तस्वीर बहुत जबरदस्त बदल रही और माननीय मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे लोग बड़े प्रभावित हैं। उनकी सोच विचार के अनुसार पूरे देश की स्थिति बदल रही, पंचायतों की बदल रही। तो मोदी जी ने जो भी कार्यक्रम गांव के लिए, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जो भी वो उन्होंने काम किया वो जमीन से जुड़ा हुआ। हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेरा और आंगनवाड़ी का प्रधान जी का खाता एक ही है, उन्हीं के खाते में पैसे आते हैं। पहले तो हम गर्भवती महिलाओं को घर घर जा करके उनका पंजीकरण करते हैं। उनके लिए 3 माह से हम अपने सेंटर पर उनका पंजीकरण कराते हैं। उसके बाद उनकी जांच भी कराते हैं, उनके 2 टीके लगवाते हैं, उनको आयरन कैल्शियम की गोलियां देते हैं और खाने के लिए उनको पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे यहाँ पंचायत की तस्वीरें बदल रही हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, पहले बहुत कम पैसा आता था, अब उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए वो पैसा दे रहे हैं हर समूह को, और समूह से वो समूह जो है गांव में काम कर रहा है। जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार आई है, इस सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा देकर गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का कार्य केंद्र सरकार ने किया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनके द्वारा भेजी गई CFC ग्रांट से समुचित विकास, सर्वांगीण विकास, ग्रामीण विकास हो सकता है। जो हमारे मोदी जी ने देश को विकसित बनाने का जो सपना संजोया है वो एक विकसित गांव को भी साथ लेकर चल रहे हैं। मेरे गांव के अंदर पहले यहाँ पर रेलवे की फाटक होती थी, क्रॉस करने के लिए काफ़ी समय भी बर्बाद होता था, डीजल भी बर्बाद होता था और लोगों का समय, बेशकीमती समय भी खराब होता था। तो हमारे गांव के अंदर करोड़ों रुपया लगाकर केंद्र सरकार ने अंडर ब्रिज जो बनाया है, मैं उसके लिए विशेष रूप से मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। वो स्वच्छता का जो संदेश नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिया, वो गांव-गांव के अंदर जाकर स्वच्छता को आज हर ग्रामीण अपने जीवन में उतारने का काम कर रहा है। हमारी जो पंचायत ने जो कार्य किया है स्वच्छता के तहत, जो हमारे कूड़ादान है जो ट्राली के अंदर डालकर बाहर डंप किया जाता है जंगल के अंदर, और जो हमारी योजना है जगमग की, जो सरकार की योजना है, हमारे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट है और जगमग योजना के तहत हमारे गांव में लाइट 24 घंटे मिलती है। हमारे गांव की जो आंगनबाड़ी थी उसको प्ले स्कूल का दर्जा दिया गया और गांव के अंदर हर आदमी को स्वच्छ शुद्ध पेयजल मिल रहा है। गाँव अटवान में भारत सरकार की हर घर जल योजना के तहत हर घर को साफ सुथरा पानी उपलब्ध है। जो गरीब आदमी थे उनके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 40 लोगों को अब की बार इस योजना का लाभ मिला है, जिनके लगभग पक्के मकान बन चुके हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए, इसलिए मेरा पक्का मकान बन गया। केंद्र द्वारा भेजे गए पैसे से हमने स्वर्ग आश्रम को भी बहुत ही सुंदर बनाया है और जैसा कि मोदी जी का स्वच्छता का जो संदेश है, हमने उस चीज़ को अपने स्वर्ग आश्रम के अंदर भी ले जाने का काम किया कि किस प्रकार हम अपने स्वर्ग आश्रम को भी साफ सुथरा और सुंदर बना सकते हैं। एक हमने
हमारी पंचायत ने लोगों के घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है, जिसमें बच्चे साइकिलिंग करते हैं और मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी जो हैं वो सैर करते हैं। जब से मोदी जी ने फसलों का समर्थन मूल्य किया है, तब से किसान को बहुत ही फायदा हो रहा है इसका। और जो पैसा है पहले आढ़ती के पास जाता था, अब ये पैसा सीधा किसान के खाते में आता है, जिससे किसान बिल्कुल ही खुश है और खुशहाल है। मैं मोदी जी से और मोदी की नीतियों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और जो किसान के खाते में 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा आता है, वो समय समय पर किसान के खाते में पहुंच जाता है। इससे भी किसान बहुत ही खुश है। नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्यावरण को बचाने का हमारे को संदेश दिया है, बार बार संदेश देते हैं, उसके लिए हमने एक अनूठा प्रयास किया। पंचायत ने हमने 1 एकड़ के अंदर अमरूद का बाग लगाया, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और लोगों को अमरूद भी खाने को मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजना है, चाहे हमारी उज्ज्वला योजना है, चाहे हमारी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं या स्टार्टअप संबंधित योजनाएं हैं, इनको लेकर जो है हमने अपनी ग्राम पंचायत में कार्य किया हुआ है और इनके माध्यम से अनेकों लोगों को जो है हमने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है, जिसके लिए लोग भी केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाया है। मैं जब बीमार हुई हूँ हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा, इससे मेरे को बहुत लाभ मिला है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हुआ है और हमें इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है। हमें पहले जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती थी और अब हमें ऐसा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना सारा काम जो है वो गैस में ही करते हैं और इसके लिए हम केंद्र सरकार और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और भारतीय मातृ वंदना योजना की तरफ से मुझे यह बेनिफिट मिला है। मेरे बड़े बेटे के तरफ से मुझे 4000 रुपये का बेनिफिट मिला है और 2-2000 रुपये किस्त आई है और इसी लिए मोदी सरकार से मेरा धन्यवाद है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जो हमको फ़ायदा मिल रहा है ना, ये 3 महीने के 2000 रुपये, उससे खाद वगैरह डालते हैं और दवाई लाते हैं और अपने फसल की थोड़ी देख रेख भी हो जाती है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये योजना किसानों के लिए लाई है। ग्राम के पंचायत के लोग बहुत मिट्टी के उसमें रहते थे, घरों में चूता था। फिर योजना चालू हुई, उसमें से कम 90-92 प्रधानमंत्री आवास बना दी हूँ। दूसरा नल जल योजना। नल जल योजना पहले क्या था कि हैंडपंप 1-आधा किलोमीटर दूर जाती थी मेरी गांव की महिलाएं जो हैं, तो नल जल योजना चालू हुआ है। अब घर में पानी की व्यवस्था हो गई है, उसमें हमारी गांव की मजदूरी करने जो जाती हैं बहुत जल्दी है खाना बन जाती है, तैयारियां हो जाती है। घर में जो आधा घंटा 2 घंटा लगती थी, भीड़ लग जाती थी हैंडपंपों में, वो घर में पानी आना चालू हो गई है। गैस सिलेंडर जब से मेरी महिलाओं दीदियों को मिली है, जंगल जाती थी लकड़ियों के लिए, लकड़ी ला के फिर खाना बनाती थी। अब गैस से घरों में गाड़ी लेके गैस लेके टंकी आती है और तुरंत भरवाते हैं और वो कायदा 5-10 मिनट में खाना बन जाती है और अपने अपने काम में
चले जाते हैं। अब मैं इतने ही बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को कि ये सारी चीज की योजनाएं अपने ग्राम पंचायत सराय को दिया। हमारे यहाँ नल जल योजना चालू है। जब से नल जल योजना चालू हुआ है तब से हमारे यहाँ के भाई लोगों को घर में घर बैठे पानी मिलता है और कहीं पानी को भरने को नहीं जाते, घर में पानी आता है। और काम धंधा के जो लेट होता है तो जल्दी अपन भोजन पानी बना के काम भाग जाते हैं। पानी की समस्या पहले बहुत थी, पानी की समस्या अब नहीं है। पहले 1 किलोमीटर जाते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं, पानी की सुविधा हो गई है। जितने केंद्र सरकार की संचालित योजना चल रही हैं भारत देश में बहुत बढ़िया ही चल रही हैं, जैसे कि नल जल योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जंगल बचाओ के तहत अब हमारे भाई बहनों जो है जंगल नहीं जा पा रहे हैं, सरकार सब्सिडी भी दे रही है और कनेक्शन भी दी है घर घर। नल जल योजना संचालित है अपने यहाँ। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जो बाहर जाते थे वो अब जाने को नहीं मिल रहा है। शौचालय की सुविधा दी है सरकार, शौचालय जो है बहुत बढ़िया बनी हुई है अपने यहाँ, शौचालय घर में ही यूज करते हैं वो लोग बाग। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बढ़िया ही आवास कुछ थोड़ा बहुत अपने पर्सनल पैसा लगा के अच्छा से बना लेते हैं लोग बाग। ऐसे सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी की जय हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चों में जो होना चाहिए, एक जागरूकता आना चाहिए, उसके तहत मैं उन्हें रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जो शासन द्वारा जो भी पुरस्कार योजना सहायता राशि मिलती है वो लाभ मिल सके। और जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं 10वीं में 12वीं में उन्हें शासन द्वारा जो 25,000 की सहायता राशि और कंप्यूटर जो दिया जाता है, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से उनको जानकारी देता हूं ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें और शिक्षा का लाभ ले सकें। ये सारी हमारे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश के भविष्य के बच्चों के साथ जो अच्छी रीति से जो नियम लागू किए हैं, निःशुल्क गणवेश, उनको साइकिल योजना सहायता देना जिससे वो अच्छी सब एक साथ मिलकर और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। मैं ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का इन सारे बातों के लिए जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो अच्छा योजना चला रहा है और उनके भविष्य की जो चिंता कर रहा है, ऐसे सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साँच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी। पहली ट्रेन सभी जरूरी परीक्षण और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पास कर चुकी है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है उसके 15 अक्टूबर तक तैयार होने की पूरी संभावना है। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी।
उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए उसका सेकेंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। और देश भर में शारदीय नवरात्र का पर्व पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई। देवी के इस रूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है। इनकी पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। और इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है और इसी के चलते माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शैला दुनिया भर की कुछ खास खबरों की वर्ल्ड रैप में। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका ये रुख उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल में हुई बातचीत का परिणाम है। चीन ने सुपर टाइफून रगासा के खतरे को देखते हुए अब तक 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। यह तूफान इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है और दक्षिणी तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने कम से कम 10 शहरों में स्कूल और व्यवसाय बंद करने के आदेश दिए हैं। और अब बात कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। साथ ही जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को रेखांकित करता है। इंडिया is a big player in the energy field, as Pankaj just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including from the US. We expect to increase our trade with the US on energy products in the years to come. We'll have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India and help us unlock limitless possibilities with the US on various fronts, energy and beyond. Another area where India and the US can work together, plan to work together, is nuclear power. और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। एशिया कप सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले में आज भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ उतरने वाली है। टीम को किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस बात को टटोलते दुबई से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट देखिए। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। दूसरा मुकाबला होगा भारतीय टीम का इस एशिया कप के सुपर 4 में। पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मात दी थी और अब दूसरे मुकाबले के भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक अनबीटन रही है और लगातार टीम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रही है और हर उस एरियाज पे काम कर रही है। जैसे कि कैच जो हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, 5 कैच जो ड्रॉप हुए थे, दोबारा ऐसी गलती ना हो उसको लेकर के टीम ने नेट्स पर भी जमकर पसीना बहाया और अब टीम जो है इस मुकाबले के लिए तैयार है। बांग्लादेश ऐसी टीम मानी जाती है, अगर उसे मौका मिला तो वो पलटवार करने से नहीं चूकती और सूर्य कुमार को ये पता है कि बड़े मौकों पर कई बार बांग्लादेश ने ऐसा करा भी है, यानी वो बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे और टीम इंडिया जानती है कि अभी तक का उनका जो कंसेक्यूटिव जो विनिंग स्ट्रीट है वो चलता आ रहा है, वो लगातार मुकाबले जीतती आ रही है। ऐसे में टीम की कोशिश होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को भी वो इसी अंदाज में जीते जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेज में किया था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो पहले सुपर 4 के मुकाबले में किया था, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभमन गिल जिस तरह
तरह से ये तमाम जो बल्लेबाज हैं ये फॉर्म में हैं। वहीं गेंदबाजी की बागडोर एक बार फिर से बुमराह के हाथों में होगी। हार्दिक पांड्या होंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये जो गेंदबाज होंगे ये फिर से दुबई में होंगे, क्योंकि दुबई का जो आउटफील्ड है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसे में टीम जानती है कि जितना अच्छा वो यहाँ पर स्कोर सेट करेगी उतना अच्छा उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये उस दिन डिपेंड होगा कि जब मैच शुरू होगा टॉस कौन जीतता है, लेकिन भारतीय टीम को पता है कि बांग्लादेश को हरा करके वो फाइनल का टिकट हासिल कर सकती है। तो ऐसे में भारतीय टीम इसके लिए पूरा जोर लगाएगी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। तो ये तो थी खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। आइए अब आपको बताते हैं आपके शहर के मौसम का हाल ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के निधन पर शोक जताया है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल शेख के दुखद निधन पर गहरी संवेदना। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सऊदी अरब और उसके लोगों के साथ हैं। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं गुजरात के जामनगर में गरबा की ये मनमोहक तस्वीरें। बिल्कुल, नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप लीजिए इन मनमोहक दृश्यों का, तस्वीरों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।